नमस्कार, स्वदेश आर में आपका स्वागत है। मैं हूं निकुंज डालमिया और आज स्वदेश आर में हम फिर बात करेंगे भारतीय शेयर बाजार की। आज साल का पहला ट्रेडिंग दिन था और लाइक दिस से वेल बिगन इज हाफ डन। तो साल का पहला दिन जो हुआ है शेयर बाजार के लिए काफ़ी अच्छा दिन रहा और मैं इसको अच्छा 3 कारणों से बोलूँगा। पहला, आज जो हमने बैंक निफ्टी और बड़े बैंकों के शेयर में रफ्तार देखी है काफ़ी इंकरेजिंग है। बैंक्स हैव बीन एन अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर और बैंक्स में हमने देखा है कि पिछले साल और पिछले तिमाही के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त अंडर परफॉर्मेंस था। तो क्या शेयर बाजार वापस एक अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर को रिविजिट कर रहा है? बैंक्स की इंपॉर्टेंस एक और है कि इनका जो सेक्टोरल वेटेज है काफ़ी ज़्यादा है और अगर बैंक्स यहाँ से ऊपर जाते हैं, खास करके बड़े बैंक HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, जो बैंक्स अंडर परफॉर्म कर चुके हैं, तो उससे निफ्टी और सेंसेक्स को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। दूसरा, हमने देखा कि मार्केट ब्रेथ के अंदर भी आज काफ़ी अच्छा उत्साह सा बना हुआ था। हालांकि मार्केट ब्रेथ पिछले हफ्ते भी ठीक ठाक थी, मगर आज ऑन हाई वॉल्यूम्स मार्केट ब्रेथ काफ़ी अच्छी थी। और तीसरा, आज हमने देखा कि शुरुआती गिरावट के बावजूद जो लॉकडाउन ट्रेड्स के जो स्टॉक्स हैं, PVR, आइनॉक्स, इंडियन होटल्स, एविएशन कंपनियां, उनके अंदर हमने देखा एक ज़बरदस्त उछाल सेकेंड हाफ में आया। PVR का जो शेयर था 3% नीचे खुला था, इंडियन होटल का शेयर करीब 2.5% नीचे खुला था और जब मार्केट बंद हुए थे तो ये सारे के सारे स्टॉक्स ग्रीन में बंद हुए थे। तो एक और ये अच्छा संकेत है कि शेयर बाजार इस समय जो कंसर्न्स हैं उनको इग्नोर कर रहा है और आने वाली तिमाही नतीजों के आगे हम देख रहे हैं पैटर्न बन रहा है। शेयर बाजार के लिए ये जो महीना है जनवरी 2022 का, यह भी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके भी कुछ कारण हैं। सबसे पहला हमें पता लग जाएगा कि FI की जो सेलिंग चल रही है, क्या वो ईयर चेंज होने से उनके एलोकेशंस क्या वो चेंज हो रहा है। नंबर 2, ये अर्निंग सीजन है और इस समय अर्निंग सीजन की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज पिछले क्वार्टर के अंदर हमने देखा था काफ़ी कंपनियों को महंगाई की, हाई एनर्जी कॉस्ट की और हाई रॉ मटेरियल की मार पड़ी थी। इस क्वार्टर में कंपनियों समय यह भी पता पड़ जाएगा कि ओमिक्रॉन वायरस को लेकर के उनको कितनी चिंता है और क्या उनके बिजनेस के अंदर कुछ प्रभाव आ रहा है। और एक आखिरी कारण यह है, एक आखिरी इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि जनवरी आते ही आप जब शेयर बाजार का मूल्यांकन करते हैं तो अब आप शेयर बाजार के अंदर 1 साल आगे बढ़ जाएंगे। तो जाहिर है 1 साल अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फॉरवर्ड P मल्टीपल्स पर शेयर बाजार थोड़े अट्रैक्टिव ज़रूर लगेंगे। तो कुल मिलाकर के जनवरी महीने में हमें पता लग जाएगा कि अर्निंग्स कहाँ जा रही हैं, फ्लोज कहाँ जा रहे हैं और क्या ये शेयर बाजार में अगर बुल मार्केट को एक झटका जो लगा था दिसंबर में, क्या शेयर बाजार पूरी तरह से उस झटके से उभर पाएगा। का नज़रिया, लेकिन आज साल की शुरुआत और हफ्ते की शुरुआत बाजार ने काफ़ी दमदार नोट पे की है। कैसा रहा आज का पूरा कारोबार, बता रही है हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। साल का पहला कारोबारी सत्र और शानदार तेजी आज देखने को मिली बाजार में और ये पहली बार ऐसा हुआ 2009 के बाद जब पहले ट्रेडिंग सेशन में, साल के पहले ट्रेडिंग सेशन में इतना बड़ा गेन देखने को मिला बाजार में। अगर निफ्टी की बात करें तो 270 अंक चढ़कर 17,600 के पार बंद हुआ। इसके बाद सेंसेक्स में भी अच्छी बढ़त देखी गई, करीब 930 अंक ऊपर बंद हुआ और बैंक निफ्टी में भी करीब 950 अंकों के आसपास की बढ़त देखने को मिली। तो आज बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी दिखी। दिसंबर में शानदार बिक्री के आंकड़े भी आए ऑटो के और उसके चलते हमने देखा आज ऑटो शेयरों में भी अच्छा मोमेंटम था दिन भर। रियल्टी शेयरों में भी जमकर खरीदारी हुई और कुछ मैनेजमेंट से हमारी बात हुई और उनका कहना था कि रेजिडेंशियल सेगमेंट में जो डिमांड है वो काफी अच्छी दिखाई दे रही है। तो आज अगर फार्मा को छोड़ दे तो सभी सेक्टर इंडेक्स आज हरे निशान में ही कारोबार कर रहे थे और मेटल शेयरों में भी हमने देखा कि आखिरी कुछ मिनटों में वहां पर भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। एक बार आपको बता दें कि निफ्टी के चढ़ने वाले शेयर्स कौन से थे। निफ्टी का टॉप गेनर में आज कोल इंडिया का नाम था, 6.5% ऊपर की क्लोजिंग दी। उसके बाद आई शेयर, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर की अच्छी तेजी देखने को मिली है। लूजिंग साइड में कुछ चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स थे जहां पर की कमजोरी थी, जिसमें कि सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, M&M और डीवीज लाइफ, यहाँ पर आज कमजोरी देखने को मिली है।
ऑटो कंपनियों के शानदार बिक्री के आंकड़ों की वजह से हमने देखा आयशर, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी यहाँ पर अच्छी तेजी दिखी। बैंकों में आज काफी अच्छी तेजी थी और इसमें आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, एचडीएफसी बैंक, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर की शानदार तेजी देखने को मिली। बैंक के कुछ प्रोविजनल ग्रोथ के आंकड़े भी आ रहे हैं जिसमें कि एडवांसेस ग्रोथ कहीं कहीं काफी अच्छी दिख रही है। उसकी वजह से हमने देखा बैंकिंग शेयरों में आज काफी अच्छा रुझान था। रियल्टी शेयरों में भी खरीदारी थी। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ओबेरॉय रियल्टी, महिंद्रा लाइफ स्पेस और सनटेक, यहाँ पर अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। और जैसे कि हमने बताया मेटल शेयरों में आखिरी कुछ मिनटों में अच्छी खरीदारी थी जिसमें कि वेदांता, टाटा स्टील, सेल और जिंदाल स्टील, यहाँ पर काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। कुछ चुनिंदा सेक्टर्स की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े जो सेक्टर थे आज उनमें भी अच्छा एक्शन था और अपर सर्किट पे इन स्टॉक में क्लोजिंग दिखी। इसमें कि सुजलॉन ऊर्जा ग्लोबल, बोरोसिल रिन्यूएबल्स और ओरिएंट ग्रीन पावर में आज अपर सर्किट लगा है। रिन्यूएबल एनर्जी पर जिस तरह से फोकस चल रहा है और रिलायंस जैसी कुछ बड़ी दिग्गज कंपनी इस तरफ फोकस कर रही हैं, उसका असर कुछ छोटे मझौले शेयरों पर भी देखने को मिला। और बैंकों के अलावा कुछ एनबीएफसी शेयरों में भी तेजी थी जिसमें कि रिलायंस कैपिटल, बजाज फिंसर्व, श्रीराम ट्रांसपोर्ट और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस इस स्पेस के टॉप गेनर्स थे। तो ये तो रहा बाजार का पूरा राउंड अप, लेकिन बाजार के जानकार क्या कहते हैं? तो आईएफएल सिक्योरिटीज के डायरेक्टर संजीव बसीन ने कहा है कि साल 2022-2021 से भी बेहतर रहेगा और इतना ही नहीं, उनके मुताबिक 1 फरवरी से पहले बाजार नई ऊंचाई पर भी जाएगा। 2022-2021 से भी अच्छा रहेगा। आपने ओमिक्रॉन का जिक्र किया तो सबसे ज्यादा फैल रहा है वो है फ्रांस, यूके और डाउ, और वो कल तीनों इंडेक्सेस ने न्यू हाई मारे। आपने सुना, न्यू हाईस पे चलेगा इंडेक्स, और आप यहाँ जूझ रहे हो जहां आया भी नहीं है। तो चिंता ढाकनी है, सबसे पहले आपको घबराती है, यही चिंता के ऊपर आप वश कीजिए और लेने का संभावना कीजिए। पहली फरवरी से पहले न्यू हाई आएगा और उसके बाद अप्रैल में 22,000 का इंडेक्स। ये ओमिक्रॉन विल मार्क द एंड ऑफ द पेंडेमिक और एंडेमिक हो जाएगा, क्योंकि 2 हफ्ते में ये बढ़ता है और उसके बाद खत्म होता है और उसके आफ्टर इफेक्ट बहुत लो है। थोड़ा सा बुखार, थोड़ा सा हैजा और ये सब जाता है, 5 दिन में ठीक हो जाता है। दिस इज व्हाट साउथ अफ्रीका दिया। और बाकी अगर देश या तो वो गलत है या वो सही है, हम गलत है या हम सही है, ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा, ये सब प्राइस्ड इन है। इस समय आपको अपना पैसा तैयार कर रखना चाहिए अच्छे शेयर लेने के लिए, क्योंकि ये मौका फिर नहीं आएगा। इनके साथ साथ बाजार के एक और दिग्गज बसंत महेश्वरी का मानना है कि इस साल भी बाजार पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। I don't think we should be thinking about, of course there is a liquidity and markets will go up and retail money will come in, but beyond a point you need extra horsepower to push the bull. So that extra horsepower, I don't know where it's going to come from. So this will be a decent year. It will not be a bad year. It's not going to fall. Nothing's going to collapse. But still at the same time, there has to be this mental endeavor to protect what you have made over the past 2 years. So I'm not sounding bearish, and like many of my co-fund managers say, cautiously optimistic, nothing like that. I'm a little cautious, but invested. इनके अलावा गोल्डीलॉक्स के फाउंडर और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह का कहना है कि 2022 में बाजार में रियलिस्टिक रहने की जरूरत है निवेशकों को, और साथ ही अगले साल निफ्टी का जो लक्ष्य है वो 20,400 है। 2022 में हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक रहना है, क्योंकि 2021 एक ड्रीम रन रहा है। अगर आप पिछले 1-1.5 महीने की मूवमेंट को हटा दें तो आई थिंक एक बहुत क्लीन सी अप ट्रेंड थी। मार्केट ने 10% का करेक्शन भी नहीं देखा, सारे स्टॉक्स चल रहे थे। अक्टूबर के महीने में एक ऐसा सिनारियो था कि हर कोई शेयर मार्केट में चला है, और अब जो पिछले 6 हफ्तों में हुआ है, मार्केट एक थोड़ी सी रियलिस्टिक हो गई है। सारे जो पॉजिटिव्स हैं वो डिस्काउंटेड हो चुके हैं। सो मार्केट यहाँ से चलेगा, बट वैसे पेस के तरह नहीं चलेगा, और आई थिंक फोकस अब वापस लार्ज कैप्स में चली गई है। तो अगर आप निफ्टी के बारे में भी बात करें तो हमारा 2022 का जो निफ्टी का टारगेट है वो है 20,400, और वहां तक जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मार्केट धीरे धीरे वहां तक जाएगा, बीच में करेक्शंस आएगी, कंसोलिडेशंस आएगी, बट ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का ठीक रहेगा। और पिछले ये 6-8 हफ्तों में जिस तरह की हमने करेक्शन देखी, आई थिंक दिस हैज बीन वेरी हेल्दी फॉर द ओवरऑल मार्केट सेटअप, क्योंकि जो मार्केट ओवरबॉट था अब वो है नहीं। मार्केट में ब्रेथ काफी अच्छा हो गया। द मेन हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम द बॉयज।
सो काफी अच्छे ट्रिगर्स से हम जनवरी के महीने में जा रहे हैं, और जिस तरह की मूवमेंट रही है पिछले 2 हफ्तों में, मुझे लगता है कि मार्केट ने एक बेस बना लिया है और हम एक फ्रेश ब्रेकआउट की ओर जा रहे हैं। सो अगर 17,200 के ऊपर, 250 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज देता है तो मेरे हिसाब से एक शॉर्ट टर्म अपट्रेंड में हम वापस आ जाएंगे और 16,600 और उसके आगे तक अपने जा सकते हैं। और अगर आप अभी का मार्केट देखें तो लीडरशिप वापस आ रही है, तो बैंक्स अच्छे लग रहे हैं, आईटी स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, रिलायंस अपने सपोर्ट से घूम रहा है। तो ये जो लीडरशिप की जो प्रॉब्लम रही है 2 महीने में, मेरे हिसाब से ये अब जारी है, और अगर ये 3 बड़े पॉकेट्स मार्केट के अगर पार्टिसिपेट करना चालू करें तो आई थिंक बाजार सेफ रहेगा। चलिए, तो तमाम एक्सपर्ट यहाँ बाजार की चाल चुस्त दुरुस्त रहने की संभावना ही जता रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर एक और आंकड़े आए हैं जो कि खुश करने वाले हैं, और बात हो रही है यहाँ पर एक्सपोर्ट के मोर्चे से आई हुई अच्छी खबर की। कोरोना के चलते हमने देखा है कि एक्सपोर्ट के मोर्चे पर जो आंकड़े आए हैं वो दिसंबर महीने में अगर हम देखें तो 37% का उछाल यहाँ पे दर्ज हुआ है। 37.28 बिलियन डॉलर पर यह आंकड़ा आया है। और इतना ही नहीं, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि अप्रैल से दिसंबर के बीच पिछले 9 महीने में अगर हम देखें तो देश में एक्सपोर्ट 300 बिलियन डॉलर के पार जा चुका है, और ऐसा पहली बार हुआ है। गोयल ने उम्मीद जताई है कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते ये जो आंकड़ा है 400 बिलियन डॉलर के लक्ष्य को हासिल भी कर लेगा। पहले 9 महीने अप्रैल से दिसंबर का हर महीने का जो एक्सपोर्ट फिगर है, it is the highest ever for that month which has ever been achieved. मैंने अभी तो 5-6 साल का डेटा देखा 2016 से, पर मैं समझता हूँ लगभग अंदाजन इट विल बी द हाईएस्ट, और पीछे का डेटा भी मैं स्टडी कर लूँगा। पर 2016 से डेटा आज तक का 2021 के दिसंबर तक का देखते हैं तो अप्रैल टू दिसंबर 2021 हर महीने का जो एक्सपोर्ट है ये हिस्टोरिक हाई है। 103 बिलियन डॉलर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, ये आज तक का क्वार्टरली हाईएस्ट एक्सपोर्ट इन 3 महीने में देखने को मिला। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सर्विसेज साइड में भी विशेष बल दिया गया। लगातार बात करते हैं ऑटो बिक्री आंकड़ों की, और दिसंबर महीने में पैसेंजर और कमर्शियल सेगमेंट में अगर हम देखें तो ऑटो सेक्टर के जो आंकड़े आए हैं वो उम्मीद से बेहतर रहे हैं। खासतौर से अगर हम यहां पर टाटा मोटर्स की बात करें तो बिक्री के मामले में हुंडई को पछाड़ दिया है। हालांकि 2 व्हीलर और ट्रैक्टर बिक्री के आंकड़ों ने साफ तौर से निराश किया है। दिसंबर में ऑटो बिक्री आंकड़ों का पूरा एनालिसिस जानने के लिए सीधा जुड़ते हैं हमारी सहयोगी सृष्टि से। तो दिसंबर महीने में जो हम सेगमेंटल परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहे थे, ठीक उसी तरीके से हमें आंकड़े आते हुए दिखे हैं। पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल स्पेस में अच्छा प्रदर्शन रहा है। वहीं जो 2 व्हीलर और ट्रैक्टर की बिक्री है वहां पे थोड़ा सा प्रेशर हम देख सकते हैं। आइए बात करते हैं पैसेंजर व्हीकल स्पेस में टाटा मोटर्स की, जो कि इस बार जबरदस्त प्रदर्शन दिखाती हुई कंपनी भारत में नंबर 2 कार मैन्युफैक्चरर बन चुकी है। इस बार इसने दिसंबर महीने में ह्यूंडई को टेक ओवर किया है। बिक्री के मामलों में करीब 35,000 से ज्यादा गाड़ियां इन्होंने बेची हैं। साल दर साल करीब 50% की ग्रोथ है, और आप देखिए स्टॉक में आज काफी तेजी भी देखने को मिल रही है। वहीं मारुति सुजुकी और M&M के जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं अनुमान के मुताबिक हैं। अगर 2 व्हीलर स्पेस की बात करें तो रूरल मांग इतने अच्छी तरीके से अभी भी पिकअप नहीं की है जितने बड़े OEMs में हम देखें। बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प के जो आंकड़े हैं वो कुछ ज्यादा शानदार नहीं है, पर इस पूरी स्पेस में जो आउट परफॉर्मर है वो आयशर मोटर्स निकल कर आया है। हम करीब 60,000 रॉयल एनफील्ड बिक्री की उम्मीद कर रहे थे, पर कंपनी ने रॉयल एनफील्ड की 73,000 से भी ज्यादा की बिक्री की है, जो कि अनुमान से तो बेहतरीन प्रदर्शन है ही। 40% से ज्यादा की महीने दर महीने यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। आप देखिए निफ्टी का टॉप गेनर फिलहाल आपको आयशर मोटर्स दिखेगा। अब बात करें ट्रैक्टर स्पेस की, हम कमजोर आंकड़ों की ही उम्मीद कर रहे थे क्योंकि सीजन काफी वीक था, पर M&M और एस्कॉट्स दोनों के ही जो आंकड़े हैं वो अनुमान से भी कमजोर हमें इस बार आते हुए देखने को मिले हैं। और आखिरी में कमर्शियल व्हीकल स्पेस में अशोक लेलैंड और आयशर मोटर्स VECV दोनों के ही आंकड़े अनुमान से भी अच्छे हमें आते हुए देखने को मिले हैं।
अब बात करते हैं मारुति की, जहां पर हम देख रहे हैं कि मारुति धीरे धीरे चिप की कमी से उबर रही है और कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशांक श्रीवास्तव का कहना है कि दिसंबर में प्रोडक्शन 90% क्षमता पर आ गया है। जी, वो अभी दिसंबर में भी 100% तो नहीं पहुंचा था। मैं अभी बता रहा था कि सेमीकंडक्टर क्राइसिस के चलते थोड़ा सा प्रोडक्शन में कंस्ट्रेंट रहा है सप्लाई इश्यूज की वजह से, कंपोनेंट की सप्लाई इशू की वजह से, लेकिन ये बेहतर हो रहा है। सितंबर में हमने करीब 40% प्रोडक्शन प्लान का बनाया था, हमने अक्टूबर में 60% बनाया था, नवंबर में 83-84% था, दिसंबर में लगभग 90% प्रोडक्शन हुआ है। तो बेहतरी हो रही है, लेकिन अभी 100% वाली जो है कि पूरी 100% वाली जो सिचुएशन है वो अभी नहीं आई है। वो मेरे ख्याल में आने में कुछ वक्त और लगेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के बाला सुब्रमण्यम का कहना है कि नए साल में भी बाजार से अच्छे रिटर्न की उम्मीद है और अगले 10 साल में 10% से ज़्यादा मुनाफे की उम्मीद है। उनसे इस खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ उम्मीदें जताई है, सुनिए। अगर हम पिछले 5 साल में देखें तो एक्चुअली 2021 जो कि न्यूज़ फ्लो के लिहाज से या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिहाज से इतना वॉलेटाइल था, दैट हैज़ टर्न्ड आउट टू बी द सेकंड बेस्ट ईयर। 2017 में कैलेंडर ईयर में निफ्टी ने करीब 29% का रिटर्न दिया था और उसके बाद 2021 में इसने 24% का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर इवन इफ वी एवरेज इट आउट ओवर लास्ट 5 इयर्स तो भी 16-17% के आसपास का रिटर्न निफ्टी का बैठ रहा है। अब ये साल जो कि आप खुद भी इंडिकेट कर रहे हैं कि जो कुछ इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए थे उसका पूरा इम्पैक्ट या फिर पूरा रिजल्ट जो है वो 2022 में देखने को मिलेगा। अगर हम उसे एक एवरेज मानकर चले इम्पैक्ट, तो भी डबल डिजिट में या फिर 16-17% प्लस के आसपास का रिटर्न, इज इट अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन, इज इट अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, या फिर थोड़ा सा वेट एंड वॉच आप करना चाहेंगे मार्केट रिटर्न्स की या फिर फ्रंटलाइन इंडेक्स रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ। आई थिंक क्लियरली हियर जो हिसाब से मार्केट अमेचर्स बिहेव करते हैं, एनी गुड कंटिन्यूअस गुड ईयर ऑफ 2-3 year period generally they don't follow up with similar kind of return coming to the investors. So इसके लिए वॉलेटिलिटी सेट हो जाते हैं, एक्सपेक्टेशन डिफरेंट हो जाते हैं, बट मार्केट का भी क्लियरली अर्निंग्स तरफ से एक तरह से मार्केट चलते हैं और मैक्रो फैक्टर के हिसाब से मार्केट चलते हैं। एक्चुअली जो लास्ट 2 साल से कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मार्केट का जो बनाया है, दैट्स समथिंग वी विल हैव टू सी द नेक्स्ट ईयर समवॉट गेटिंग मॉडरेटेड। दूसरा एक है इन्वेस्टमेंट्स इन रिवाइविंग द इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ कमिंग बैक, रिवाइविंग द इकोनॉमिक ग्रोथ बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एंड वो सब में एक्चुअली इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर के कैपेक्स का भी उम्मीद है एक्चुअली 1-2 साल में, तब उसका भी एक्चुअली रिवाइवल हो जाएंगे। व्हेनेवर वी गेट इनटू द ग्रोथ फेज, जनरली ग्रोथ फेज में अर्निंग्स आते हैं ऊपर, बट मार्केट का जो पहले जो ये उम्मीद के हिसाब से जो मार्केट बढ़ जाते हैं, that has to get moderated. This I call it as a phase which is a despair phase, then come to the hope and optimism phase, then go to the growth phase, again वापस optimism phase आ जाते हैं। मेरे हिसाब से 1-2 साल के लिए most of the country will go to the growth phase, and growth phase में आपको EPS बढ़ते हैं, earnings आते हैं, market return थोड़ा कम आ जाते हैं। Therefore that's something one has to I think keep in mind. Clearly I think दूसरा एक तरफ से मार्केट को देखना चाहिए, लास्ट 2 साल से पार्टिसिपेशन जो इन्वेस्टर्स को जो बढ़ा था एक्चुअली, उसका वजह से तो इजी मनी जो हुआ था एक्चुअली इन्वेस्टर्स के लिए, इजी मनी वेदर आईपीओ और कोई भी मार्केट में आप पैसे डालते हैं, जो इजी मनी जो आया था लास्ट 2 साल से, that easy money हमारे हिसाब से will be probably behind us for some times, so which essentially means fundamentally sound companies, deeply valued, I think मेरे हिसाब से वो sectoral rotation भी I think हो सकता है। Therefore having an expectation a similar of 2021 return will get expected in the coming year is something one has to think with some pinch of salt in that, given the fact that the कोई भी good year on market point of view go through a consolidation phase. But having said that, but having experience last 2 साल को जो experience जो आया market में आया, mutual fund जो आया, मेरे हिसाब से participation levels हैं, from a longer term point of view मेरे हिसाब से
बढ़ते जाएंगे, क्योंकि लास्ट 5 साल का रिटर्न देखते हैं, 10 साल का रिटर्न देखते हैं, अगर 20 साल का रिटर्न देखते हैं, क्लियरली इज इन डबल डिजिट, much better than your asset class owner will get it with the combined benefit of liquidity that is also available on tap. उसके हिसाब से देखते हैं क्लियरली मेरे हिसाब से पार्टिसिपेशन 2022 में म्यूचुअल फंड में और मार्केट में बढ़ सकता है। राइट बिल्कुल मिस्टर सुब्रमण्यम, बिल्कुल लाइक आपसे और भी व्यू जानना चाहेंगे डिफरेंट सेक्टर्स पर भी कि इस अगर हम अब Q3 के नंबर्स में, अब वी ऑलरेडी स्टेप्ड इन, कंपनी से अपने Q3 के रिजल्ट्स पोस्ट करने शुरू कर दिए हैं, अगर हम आपके पोर्टफोलियो को भी मैं देख रही थी कि मेजर आपके जो टॉप फंड्स हैं उनमें ऑटो का एक्सपोजर बहुत कम है। Q3 के नंबर्स में क्योंकि Q2 में इतनी डिस्ट्रप्शंस नहीं रही तो शायद कॉर्पोरेट अर्निंग्स यहाँ बेटर होगी, लेकिन आपको क्या आउटलुक लगता है 2022 के लिए ऑटो स्पेस पे? क्योंकि एक कंसर्न ये नहीं भूलना चाहिए कि थर्ड वेव में अब फिर से कहीं ना कहीं डिस्ट्रप्शंस आपको चाइना में, हांगकांग में, वहाँ प्रोडक्शन में दिख रही हैं, तो फॉर श्योर जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी और शायद सप्लाई भी डिस्ट्रप्ट होगी। तो व्हाट डू यू थिंक नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स इस साल के कैसे रहने वाले हैं ऑटो स्पेस के लिए, अगर आप इस पर अपना आउटलुक शेयर कर पाएं? Yeah, thank you Priyanka for this question. Clearly, I think दो क्वार्टर का फोकस कॉल लेना मुश्किल है, क्योंकि the way input cost has gone up for this sector and the way electric vehicle का disruption जो चल रहा है actually इस sector के ऊपर, ये सब मिलके देखते हैं clearly auto as a sector is going through its own makeover, I can probably call it. I think the business model undergoing change, consumer behavior undergoing change. इस हिसाब से जो government policy जो चलाते हैं actually mainly to make every vehicle that is being manufactured should be following the ESG norms. So उसके हिसाब से देखते हैं, I think the whole sector is going through some bit of makeover period, I would say. Clearly, I think the economic activity is coming back. I think auto as a sector will see an increased, renewed interest coming from buyers per se point of view. Second, auto ancillary is something also मेरे हिसाब से demand I think बढ़ सकता है, क्योंकि number of vehicle population is rising. Clearly, auto ancillary sector is something, would be one of the sector to watch out. I think it's something is more about evaluation and the way I think some of the dynamic that I think impact the market that I think we have to see. Clearly, from the portfolio action point of view is quite dynamic. So आज के दिन पे शायद the overweight and underweight हो सकता है, but I think it's more one has to look at in relation to the index, right? And also in relation to the complete outperformance the sector can give compared to the overall market. But as a fund house, we have been extremely bullish on technology companies, given the fact we are saying structurally the sector I think is going to go for a 10 years of bull market. And second, as capital sector will see a significant revival coming in, क्योंकि the investments infrastructure को जो आज के दिन पे जो बढ़ते जा रहे हैं globally, both government as well as the private sector के investment जो उम्मीद जो है उसका साथ capital sector also will be another sector in our own belief that will continue to do well. Real estate sectors have gone through a makeover with inventories going down, demand coming back, with interest rates being low. Maybe the real estate sector also in our own belief I think will do well. But real estate sectors के एक advantage है, the whole the ecosystem related to the real estate sectors will also be the significant beneficiary of that. I think ऐसा आप देखें actually clearly structurally bullish sectors that are there. That I think we as a fund house have been quite overweight and continue to gain significant benefit on the portfolios. Right. बाला, ये इस समय ये वो समय भी है साल का जब गवर्नमेंट की तरफ नजरें पूरे मार्केट की होती हैं, बजट की प्रिपरेशंस शुरू हो गई हैं, जीएसटी कलेक्शंस के जो नंबर्स हैं टैक्स कलेक्शंस के वो इतने स्ट्रांग आए हैं इस बार कि ये उम्मीद बन रही है बाजार में कि कैपेक्स की तरफ एलोकेशन बढ़ाया जा सकता है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रोड मिनिस्ट्री की तरफ। ये बात तो फैक्ट है कि जीएसटी कलेक्शन के नंबर्स ने बहुत बड़े पोर्शन को आउट परफॉर्म किया या उनकी उम्मीदों को आउट परफॉर्म किया है। तो आप इस तरह की, क्योंकि प्री बजट रैली बाजार में उन उम्मीदों पर शुरू हो जाती है, एक बड़े मार्केट पार्टिसिपेंट के तरफ से आपकी खुद की एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी जिस हिसाब से मैक्रो सिचुएशन इस समय है, गवर्नमेंट की बैलेंस शीट का जो हाल है इस समय? सर, 2-3 चीज मेरे हिसाब से गवर्नमेंट के लिए और इंडिया के लिए भी फायदा हो सकता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो जीएसटी कलेक्शन जो आप बोल रहे हैं, I think very clear focus on improving the GST collection by making whatever the course correction that has to be done, and also increase the compliance, which I think finance minister has been undertaking
these initiatives quite regularly and a very systematic manner. मेरे हिसाब से ये जो कर रहे हैं, I think GST collection will continue to show an uptick. Now about 1,30,000 crores as economic activities pick up. I'll not be surprised if it actually touches close to about 1,40,000 or something by end of this current financial year. दूसरा एक है actually that divestment जो हिसाब से जो government जो last 2-3 साल से prepare कर रहे हैं actually, I think my own belief is LIC will be the largest IPO divestment will happen. उसका फायदा एक तो है, एक तो गवर्नमेंट का एक डाइवर्समेंट प्रोसेस चालू हो जाते हैं. Clearly the unwinding of value, unlocking of value for the government I think will increase and therefore the fiscal situation will get better. And third मेरे हिसाब से जो हिसाब से PLI scheme का जो they have not gone about stitching all the pain points that are around the PLI schemes. मेरे हिसाब से 2022 में we'll see a significant progress under the PLI schemes, more and more companies setting up the unit under the PLI schemes. उसका एक benefit of course आ सकता है कि FDI investment in the country will be far higher than FII's inflows in the country. So therefore उसका वजह से forex reserves which is now close to about $640 billion. मेरे हिसाब से we may probably touch in about 1.5 years time frame close to about $1 trillion of forex reserves. I think उसको वजह से भी मेरे हिसाब से the current account deficit getting better, balance of payment getting better, currency stability, low interest rate regime, economic revival happening in the year 2022 and beyond. I think all put together मेरे हिसाब से this will drive the overall sentiment. The last but not the least, the China factor definitely has made India the best alternate for global investors. As I say, 2022 May, there will be an increased participation coming from foreign investors in India, both the FDI as well as the FIIs, mostly FDIs I would say, and उसका impact I think मेरे हिसाब से इंडिया के लिए बहुत फायदा हो सकता है, combined with the political stability that we are seeing. Only the fact that you have to watch out, of course this year will be full of news on the political election. Though broadly one would expect more of a stable outcome, but of course increase the level of anxiety in the market, therefore that can lead to some bit of volatility on an intermittent basis. बेटियों को बनाया जाए कामयाब, और इसी में आगे बढ़ते हुए हमने मनी मंत्रा पर बात की है कई सारी दिग्गज महिलाओं से जो आज की तारीख में प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत है. और MissMalini.com की मालिनी अग्रवाल आज जुड़ी मनी मंत्रा पर. उन्होंने बताया उनके सक्सेस मंत्रा के बारे में और साथ ही महिलाओं के लिए आर्थिक आज़ादी क्यों ज़रूरी है, इस पर भी उन्होंने बात की. शुरुआत में सबसे पहला सवाल मैं यही करना चाहती हूँ, एज अ वुमेन, एज अ लेडी, आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के क्या मायने हैं, आप कैसे देखती हैं इसको? First of all, thank you so much and Happy New Year. I'm very happy to be here. मुझे लगता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फ्रीडम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है सबके लिए, एंड स्पेशली फॉर वुमेन, क्योंकि आजकल आप देखते हैं वुमेन आर वेरी इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर्स भी बन चुकी हैं, एंड इट गिव्स यू दैट फ्रीडम कि आप किसी और पे रिलाई नहीं करना चाहती हैं. दैट्स द बेस्ट. यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन योर पेरेंट्स, ऑन योर हस्बैंड. आप अपने पैरों पे खड़े होके और जो अपना भविष्य बनाना चाहती हैं. इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. एंड आई थिंक as a person, as an entrepreneur, I felt that this has been the most rewarding thing for me कि मुझे ये opportunity मिला कि मुझे अपना पैसा जो मैंने कलेक्ट किया है मैं उससे कुछ भी इन्वेस्ट कर सकती हूँ, कुछ भी खरीद सकती हूँ. I can live my life. आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही कि आपको किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता. मालिनी, जिस देश से हम आते हैं ना, उस देश में बचपन से ही महिलाओं को, बेटियों को कहा जाता है कि पिताजी आपका ख्याल रखेंगे, उसके बाद थोड़े बड़े हो जाने पर हो सकता है आपका भाई ख्याल आपका रख ले, उसके बाद शादी हो जाती तो पति आपका ख्याल रखेगा, उसके बाद आपका जो बेटा है वो आपका ख्याल रखेगा. ये एक ऐसा देश है जहां पर बेटियों को निर्भरता, सेल्फ इंडिपेंडेंस जिसे हम कहते हैं, एक तरह से आत्मनिर्भरता, वो नहीं सिखाई जाती है. तो फाइनेंशियल फ्रीडम तो बहुत दूर की बात है. आपकी कहानी से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ. आप मशहूर आरजे रह चुकी हैं, टीवी होस्ट रह चुकी हैं, चैनल वी में आपने काम किया हुआ है. तो आप ऐसे सेक्टर में, मीडिया ऐसे सेक्टर में आई हैं जहां पर महिलाओं को लेकर सबके अपने अपने
अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार हैं। बहुत मुश्किल होता है कई बार जो स्टीरियोटाइप्स आधारित किए होते हैं उसको ब्रेक करना। 2008 में आपने ब्लॉगिंग के जरिए देश को ये बताया कि कैसे ये भी एक करियर हो सकता है, इसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। ये सब ख्याल आपके जहन में कैसे आया? ये जो ब्लॉगिंग के जरिए आपने देश को लाइफस्टाइल बॉलीवुड के और करीब जो आप ले गई हैं, इसके बारे में आपने कैसे सोचा? वो हिम्मत और वो कॉन्फिडेंस कैसे आया आप में कि इसी में आगे बढ़ना है? मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हुई, क्योंकि जब मैंने अपनी कहानी शुरू की थी, मैं एक बैकअप डांसर थी सुखबीर के साथ। उसके बाद मैंने एमटीवी में काम किया था। जब रेडियो में ज्वाइन किया था तो .com 2003 में it was the first time that any .coms had started, और फिर मैं रेडियो जॉकी बनी 9 साल के लिए। एंड उसी टाइम पे सोशल मीडिया एक्चुअली काफी पॉपुलर बन चुका था, एंड आई रियलाइज कि मैं ऐसा कंटेंट बनाना चाहती हूँ, स्पेशली एंटरटेनमेंट में, जो टैबलॉइडी नहीं हो, जो पॉजिटिव हो। ज्यादातर क्या होता है, जब भी किसी को एंटरटेनमेंट के बारे में पढ़ना चाहते हैं, इट्स यूजुअली मोर गॉसिपी या नेगेटिव भी हो सकता है। मैं देखना चाहती थी, इज देयर अ प्लेस आई कैन क्रिएट ऑनलाइन ब्लॉगिंग के जरिए, जहां पर मैं अपनी एडिटर हूँ, मैं ये डिसाइड कर सकती हूँ, आई हैव द इंडिपेंडेंस कि मैं क्या लिखूंगी, कब लिखूंगी, किसके बारे में लिखूंगी। एंड आई फाउंड इट वेरी वेरी रिवॉर्डिंग। और मुझे लगता है कि अगर मैंने ये सारे दूसरे जो मैंने करियर्स किए थे नहीं किए होते, देन आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू स्टार्ट ब्लॉगिंग। मैंने ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये सीखी है, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, you need to know every job. कभी ये नहीं कहना चाहिए कि दिस इज नॉट माई जॉब। जो भी जहाँ पर भी आप काम करते हैं, किसी और का भी जो जॉब है, आप सीखिए, देखिए वो कैसे करते हैं, एंड दैट्स व्हेन यू गेट ऑल द स्किल्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तो चलिए मुझे ये बताइए कि आप अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को क्या खुद मेंटेन करती हैं? किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स में आप बिलीव करती हैं? खुद एंटरप्रेन्योर है तो मेरे ख्याल से आपने अपने लिए भी कोई ना कोई निवेश रणनीति अपनाई होगी, कुछ ना कुछ अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचा होगा, या आप केवल सेविंग्स में ही बिलीव करती हैं? तो मेरी सारी सेविंग्स एक्चुअली काफी टाइम तक मेरे बिजनेस में गई हैं, एंड दैट इज एन इन्वेस्टमेंट इन इटसेल्फ। इसके अलावा जैसे सब करते हैं, म्यूचुअल फंड्स करते हैं, एंड यू लुक एट थिंग्स लाइक प्रॉपर्टी, तो मैंने ये सब कुछ किया है, और मैंने ये काफी लेट लाइफ में सीखा है। इसलिए मैं सबको बताना चाहती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा भी पैसा कमाते हो, अगर आप 500 रुपए भी कमाते हो, उसमें से 50 रुपए एक सेविंग्स अकाउंट में डालिए, एंड दैट विल स्टार्ट बिल्डिंग अप, और आप एक नेस्ट एग बना सकते हैं, दैट जब भी आप उसको इस्तेमाल करना चाहें, आपके लिए वो पैसा रहेगा। और कुछ भी अमाउंट छोटा नहीं है, एज मच एज यू वांट टू इन्वेस्ट। अब काफी स्कीम्स भी हैं आपके लिए, एंड इस डे एंड एज में आपके पास बहुत सारी एवेन्यूज हैं, बहुत सारे सर्विसेज भी हैं, एंड आई थिंक लोगों को लगता है that women don't know how to invest, वो नहीं कर पाएंगी, but I think that's completely untrue. अभी तो women काफी entrepreneurs भी बन चुकी हैं, and they invest their own money, they do all of that. And अगर देखा जाए, जैसे आपने कहा, ज्यादातर लोगों को लगता था that women need to be taken care of by their families, by their parents, by their husbands, मगर अगर हम सबको इनकरेज करें, सारे लड़कियों को इनकरेज करें टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स इन देमसेल्व्स, तो जस्ट इमेजिन हमारी इकोनॉमी डबल हो जाएगी। दैट मीन्स 2 वर्किंग पीपल इन ईच हाउस होल्ड, एंड इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग टू टीच द नेक्स्ट जनरेशन। उसके जरिए काफी रिस्पेक्ट भी मिलता है वुमेन को, एंड आप वर्किंग वुमेन हो, इफ यू हैव चिल्ड्रन, इफ यू लिव इन द हाउस, अब आपको इक्वल दर्जा मिलेगा विद योर हस्बैंड। फाइनेंशियली आपके आगे और क्या गोल्स हैं? क्या और कुछ अचीव करना चाहती हैं? वैसे तो पूरा आसमान है अचीव करने के लिए, उसके भी आगे जहां है आपका मालिनी, लेकिन मुझे ये बताएं कि गोल्स क्या हैं आपके? फाइनेंशियली आप अपने आप को और कहां जाता हुआ देखना चाहती हैं? ऐसा कौन सा आइडियल है जिसको आप देखती हैं, फॉलो करती हैं? शायद मुझे लगता है कि आई थिंक आई हैव लर्नड ओवर द इयर्स कि मनी कैन बाय यू पीस ऑफ माइंड। अगर आपके पास पैसा है तो आप काफी कुछ कर सकते हैं, आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली, अपने लव्ड वंस को का ख्याल भी रख सकते हैं। आई थिंक मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मेरा कंट्रीब्यूशन बैक टू सोसाइटी। अब आपने देखा होगा कि मैंने मालिनीज गर्ल ट्राइब भी शुरू किया है, जहां पर हम काफी यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करते हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। पर्सनली मुझे लगता है इट्स नॉट सो मच अबाउट फिजिकल थिंग्स, और पैसा can only get you so far, but I think investing intelligently in things, in people, in businesses, that is the way of the future. And तो मुझे लगता है कि मैं आगे आके देखूंगी कौन से कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, which are the right businesses that I can support, and मुझे लगता है that's the right way to go.
अभी जो फिलहाल ये शो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं मालिनी जो हमें शो पर पूछते हैं कि उनकी बेटी के लिए अगर उनको विदेश पढ़ाई करने भेजना हो या उनकी शादी करानी हो तो फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज हमसे मांगते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें जिसके लिए माता पिता फाइनेंशियल रणनीति मांगते हैं या स्ट्रैटेजीज मांगते हैं, ये आपकी परवरिश का भी हिस्सा होना चाहिए। आपको बचपन से अपनी बेटी को ये बताना होता है कि आपको अपने लिए लक्ष्य रखने हैं, आपका भी खुद का करियर हो सकता है। और ये सब तब होता है जब एक परिवार में फाइनेंशियल प्लानिंग का माहौल हो, उस परिवार में इन्वेस्टमेंट्स को तवज्जो दी जाए, इन्वेस्टमेंट्स का मतलब समझा जाए, और यही सब चीज़ें बच्चों में भी पास ऑन होती है। बेटियों के भविष्य को हम इस देश में और कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे और ठीक कर सकते हैं? मुझे लगता है ना कि दो चीजें होती हैं। काफी टाइम लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि हम अपना पैसा गलत जगह नहीं लगा दें और सब लूज नहीं कर जाएं। और ऐसे भी होता है कि कभी कभी डर लगता है कि अगर लड़की बहुत इंडिपेंडेंट हो गई तो वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी, उनकी शादी नहीं हो पाएगी। ये काफी पुराने ख्यालात हैं जो अब बदल रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि दो चीजें करनी चाहिए। जैसे आपने कहा, परवरिश के दौर स्कूल में भी इतना एजुकेशन देना चाहिए। हम इतनी सारी चीजें सीखते हैं बट वी डोंट लर्न अबाउट थिंग्स लाइक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो मुझे लगता है कि अगर सारे पेरेंट्स ये भी सोचे कि अपने आप उन्होंने कैसे पैसे जमा किए, उन्होंने जमा किए अलग अलग चीजों की। कभी कभी उन्होंने जमा किए कि अगर लड़की की शादी होगी तब उनको इस्तेमाल करने होंगे शादी के लिए। तो मुझे लगता है कि उनको बचपन से लड़कियों को ये सिखाना चाहिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में। और जैसे वो अपने ख्याल में पैसे जमा करते हैं वो शादी के लिए, उनको ये पैसे जमा करने चाहिए लड़की के लिए कि वो जब अडल्ट हो जाए वो डिसाइड करे कि इस पैसे का वो क्या करना चाहती है। धूमधाम से शादी करना चाहती है, पढ़ना चाहती है, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहती है। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आपके प्लेटफॉर्म्स है कि आप इतना टाइम इन्वेस्ट करें लोगों को बताने के लिए कि कौन से स्कीम्स अच्छे हैं। अगर आपको वार्न भी करना चाहिए वेयर आर द प्लेसेस दैट पीपल कैन फूल यू, एंड कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि अगर ये फॉल्स स्कीम है। तो ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प। चलिए इस खास पेशकश के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोरोना के बढ़ते केसेस की। तो हम देख रहे हैं लगातार देश में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं और ये खतरनाक रफ्तार से बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर हम साफ तौर से बात करें तो 33,750 केसेस सामने आए हैं, जबकि एक हफ्ते पहले अगर हम देखें यानी 26 दिसंबर की बात करें तो केवल 6,927 केसेस ही दर्ज हुए थे। अगर हम देखें तो कोरोना के ये आंकड़े तीसरी लहर के साफ तौर से संकेत दे रहे हैं। देश के 10 बड़े शहरों में कोरोना के मामले एक हफ्ते में तकरीबन 15 गुना तक बढ़ चुके हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों की हम बात करें तो आंकड़े टेंशन बढ़ाने वाले हैं और मुंबई में पिछले 24 घंटे में 8,082 मामले सामने आए हैं। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो ये आंकड़ा 2 जनवरी तक 11,800 के पार पहुंच चुका था। और दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,000 से ज़्यादा केसेस दर्ज हुए हैं और दिल्ली में हम पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 6% से ज़्यादा हो गई है। तो देश में हम देख रहे हैं कि कोविड के साथ साथ ओमिक्रॉन के भी जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अगर हम देखें तो 23 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में ओमिक्रॉन पूरी तरह से फैल चुका है और सबसे ज़्यादा मामले ओमिक्रॉन के महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। 510 केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। 328 इनमें से ओमिक्रॉन केसेस सिर्फ मुंबई से ही हैं और पुणे की बात करें 110 केसेस आए हैं और ओमिक्रॉन के केसेस में दिल्ली दूसरे नंबर पर आता है जहां पर 351 केसेस आ चुके हैं। 156 ओमिक्रॉन संक्रमितों के साथ केरल जो है वो तीसरे नंबर पर है। रविवार की बात करें तो केरल से 45 ओमिक्रॉन के मामले आए हैं और गुजरात में 136, तमिलनाडु में हमने देखा कि ओमिक्रॉन के लगभग 121 मामले सामने आए हैं। दूसरी ओर बीएमसी
बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने ET9 स्वदेश से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि नई लहर से निपटने के लिए मुंबई पूरी तरह से तैयार है। बीएमसी ने 8वीं तक स्कूल 31 जनवरी तक बंद कर दिए हैं और चहल ने कहा कि लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए उन्होंने अपील की है, लोगों को कहा है, और साथ ही कोरोना से जुड़ी सभी पाबंदियों को 10 जनवरी को इसकी समीक्षा की जाएगी। क्या आप सिनेमा घर, रेस्टोरेंट, मॉल, सैलून, स्पा, जिम जैसे जगहों पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लाने की सोच रहे हैं? क्या आपको लगता है ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि 15,000 केस हो सकते हैं मुंबई में अगले हफ्ते तक। देखिए, इसमें आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसके बारे में 30 दिसंबर को मीटिंग ली थी और उस टाइम हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और वरिष्ठ मंत्रीगण मीटिंग में हाजिर थे। मैंने भी मीटिंग अटेंड करी थी। वहां पर ये लॉकडाउन वगैरह या रिस्ट्रिक्शन लाने के बारे में बहुत चर्चा हुई, तो मैंने उनको यही प्रेजेंट किया था कि अभी जो पॉजिटिविटी है, पहले सेकेंड वेव में क्या था कि अगर पॉजिटिविटी 5% के ऊपर चल जाती थी तो हम इमीडिएटली बहुत कुछ बंद कर देते थे। इस पर उनको मैंने बोला है कि आप 5% पॉजिटिविटी का जो यार्डस्टिक है, मापदंड है, उसको ना यूज करते हुए आपका मापदंड ये होना चाहिए कि हॉस्पिटल में आपकी स्टेटस क्या है, कितने बेड्स खाली हैं, हॉस्पिटल में कितने आईसीयू खाली है, कितना ऑक्सीजनेटेड बेड्स खाली है, कितने जनरल बेड्स खाली हैं। और दूसरा ये देखना चाहिए कि डेली जो पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें से कितने लोगों को बेड्स लग रहे हैं। तो अगर हम ये फॉलो करेंगे तो हमें सही एक दिशा मिलेगी कि रिस्ट्रिक्शंस और कितनी लेके आनी या नहीं लेके आनी। तो उस दिन ये डिसाइड हुआ कि सिर्फ शाम को 5 बजे से सुबह 5 बजे तक ये लोगों की असेंबली बंद करने के अलावा और भी हमने कुछ भी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की। और आज क्योंकि 3 जनवरी से सब स्कूल खुलने वाले थे और बच्चे सारे अनवैक्सीनेटेड हैं जो स्कूल में जा रहे हैं, तो हमने एक और प्रिकॉशन लिया कि एक क्लास पहली से क्लास 9वीं 8वीं तक स्कूल 31 जनवरी तक बंद कर दिए जाएं और सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई हो। और क्योंकि हमें 4.5 लाख बच्चों का वैक्सीनेशन करना है ऑन वॉर फुटिंग एज डायरेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये बच्चे अगर स्कूल नहीं आएंगे तो इनको घर घर हजारों जगह जाना, वैक्सीनेशन करना बहुत मुश्किल है। तो इनको स्कूल लाएंगे, वहां बसेस में से इनको भर के हम कोविड सेंटर्स लेके जाएंगे जो हमारे साथ जम्बोज हैं, वहां इनका वैक्सीनेशन करेंगे। अभी आज हमने जो सुबह इसका शुभारंभ किया है केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार, हम हमारे जो बीएमसी के स्कूल्स हैं उसमें करीब 37,000 बच्चे हैं जो अगले 4 दिनों में हम पूरे इनको वैक्सीनेट कर देंगे। उनको वैक्सीनेशन करने के लिए हमने क्लास 9 टू क्लास 2 खुली रखी है, परंतु सिर्फ वैक्सीनेशन को करवाने के लिए। इसके अलावा हमने ये डिसाइड किया है कि 10 जनवरी के आसपास फिर स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर चर्चा होएगी कि अभी स्टेटस क्या है और आगे और कोई रिस्ट्रिक्शन की जरूरत है या नहीं है, तब डिसाइड होएगा। पर ये हमारे ऑनरेबल सीएम सर बार बार बोलते हैं कि लॉकडाउन करना है नहीं करना और रिस्ट्रिक्शन लेके आनी, रेस्टोरेंट सिनेमा हॉल बंद करना है या नहीं करना, ये लोगों के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। अगर आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अडॉप्ट करेंगे और केसेस एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे तो आगे कुछ और रिस्ट्रिक्शन आएंगे नहीं। वैक्सीनेशन की आपने बात कही और आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि पहली बार 15 साल के ऊपर जो बच्चे हैं उनका टीकाकरण आज शुरू हुआ है। इसमें आप थोड़ा हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए कि जो 4.5 लाख आपने कहा बच्चे हैं मुंबई में जिनको वैक्सीनेट करना है, वो किस रफ्तार पे आप कर पाएंगे? कब तक आपको लगता है कि इन बच्चों को वैक्सीन मिल पाएगा? ऐसे है कि ये हम केंद्र सरकार के आभारी हैं। We are grateful to Government of India that they have started this campaign of vaccination of children from 3rd of January today, and Government of Maharashtra and BMC is fully geared up to ensure that we do this drive on a war footing and top priority. जिसमें कि जहां तक बंबई का सवाल है, वो हमारे बंबई में टोटल 20,80,000 बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं क्लास 1 से क्लास 12 तक। ये 20,80,000 में से 4,54,000 बच्चे हैं जो 15 और 18 साल के बीच में इनकी आयु है। और
ये जो 4,54,000 है, इसमें 37,000 बच्चे हमारे बीएमसी के स्कूलों में हैं और 4,17,000 बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूल्स में, नॉन एडेड स्कूल्स में पढ़ते हैं। तो हमारा पहला टारगेट है कि जो हमारे 37,000 बच्चे हैं उनको अभी आज मंडे से थर्सडे 4 दिन में हम सबको वैक्सीनेशन दे देंगे। तो इतना ही नहीं, यहाँ पर बढ़ते हुए कोरोना केसेस को देखते हुए और साथ ही ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस को देखते हुए शादियों के सीजन पर भी बुरा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ सरकार ने कई पाबंदियां लगाई हैं, वहीं अब तक 20% शादियां पोस्टपोन हो गई हैं। तमाम डिटेल्स इसको लेकर दे रही हैं हमारी सहयोगी कृतिका अरोड़ा। ओमिक्रॉन के केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और स्टेट्स काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा रही हैं ताकि इन्फेक्शंस के स्प्रेड को कम किया जा सके, उसको रोका जा सके। और इसी के चलते इंडस्ट्री बॉडीज कह रही हैं कि आने वाले वेडिंग सीजन का काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है इस पर। वो कहते हैं कि करीब 20% लोगों ने अपनी वेडिंग्स आगे आने वाले महीनों के लिए पोस्टपोन करती हैं। तो ये वेडिंग सीजन स्टार्ट होने वाला था जनवरी 14 से और चलने वाला था फरवरी और मार्च में, लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आगे आने वाले महीनों के लिए पोस्टपोन करें क्योंकि काफ़ी अनसर्टेनिटी है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के हेड प्रवीण खंडेलवाल ये हमें बताते हैं कि कंज्यूमर फुटफॉल पिछले एक हफ्ते में करीब 50% तक गिर चुका है। लोग सिर्फ जरूरी आइटम्स खरीदने के लिए ही बाहर निकल रहे हैं और पिछला वेडिंग सीजन जो गया था, जो कि नवंबर और दिसंबर में था, काफी अच्छा गया था। करीब 3 लाख करोड़ का बिजनेस भी हुआ था और इसी के चलते उन्होंने प्रोजेक्ट किया था कि इस आने वाले वेडिंग सीजन में, जो कि जनवरी, फरवरी, मार्च में है, करीब 5 लाख करोड़ का बिजनेस हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से हालात हैं, लोग नहीं निकल रहे हैं बाहर और कॉशियस हैं, उन्हें लगता है कि ये बिजनेस आधा हो जाएगा इसका। तो आज पूरे देश में हमने देखा कि टीनेजर्स को वैक्सीनेशन देने की शुरुआत हो चुकी है, इसका आगाज हो चुका है और कोविन पोर्टल के मुताबिक 15 से 17 आयु वर्ग के करीब यहाँ पर 23,84,212 बच्चों को शाम 7 बजे तक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों की वैक्सीनेशन को लेकर किए गए ट्वीट में ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स से वैक्सीन लेने की अपील की है। उन्होंने वैक्सीन लेने वाले बच्चे और उनके पेरेंट्स को भी बधाई दी है। वैक्सीनेशन अभियान के पहले दिन कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा भी किया और सरकार ने 7 करोड़ बच्चों की वैक्सीनेशन का टारगेट रखा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 15 से 18 एज ग्रुप के सबसे ज्यादा टीनेजर्स उत्तर प्रदेश में हैं और जिनकी तादाद 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा है, जबकि बिहार में देखें 83 लाख और महाराष्ट्र में 7 लाख से ज्यादा बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाने का टारगेट है। चलिए, तो यहाँ पर मुंबई में कैसा रहा वैक्सीनेशन का आज का आलम, और हमारी सहयोगी खुशबू तिवारी मुंबई के बीकेसी जंबो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पहुंची और बच्चों में वैक्सीनेशन को लेकर क्या जोश दिखाई दिया, इस पर उन्होंने इसका जायजा किया। आज से देश भर में कोविड-19 वैक्सीन जो है वो 15 से 18 साल के बच्चों को लगाने शुरू कर दी गई है। हम यहाँ मुंबई की बीकेसी जंबो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर हैं। मुंबई में कुल 9 ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू की गई है। वहीं जो बीएमसी है उनका कहना है कि जल्द ही उनकी स्कूल्स बच्चों के स्कूल्स में भी वैक्सीन लगानी शुरू की जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से बच्चों को वैक्सीन लगवाई जा सके। अगर कोविन का डेटा देखें तो वहाँ पर भी 12.5 लाख से ऊपर की रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं बच्चों के। बच्चों से जानते हैं उनको कैसा लग रहा है वैक्सीन, कैसी वैक्सीन लगने के बाद उनको कोई तकलीफ हुई नहीं हुई। आपका नाम क्या है? साइमा खान। कैसा लग रहा है वैक्सीन के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी कोई डर वर्द की आपके भाई बहन भी हैं, उनको भी लगवाना बाकी है अभी? हाँ बाकी है अभी हम लोग बिना डर के स्कूल जा सकते रेगुलरली। अभी हमें कोई डर नहीं है कि हमें कोरोना होगा, बस हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और जैसे रूल्स है वो फॉलो करना चाहिए क्योंकि सावधानी हमारे लिए ही है और किसी के लिए नहीं। हाँ जी बिल्कुल। तो क्या आपके सभी क्लासमेट्स को लग गया है वैक्सीन? हाँ सभी को लग गया है। तो जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनको कोवैक्सीन का डोज लगाया गया है और सरकार ने भी कहा है कि वो तेज़ी से ज़्यादा स्कूलों में वैक्सीनेशन सेंटर लगवाना चाहते हैं ताकि जल्दी से जल्दी बच्चों का वैक्सीनेशन पूरा किया जा सके। खुशबू तिवारी, ET नाउ स्वदेश।
और अब बुलेटिन में फ्यूचर ग्रुप और ई रिटेल कंपनी अमेजॉन के मामले पर बात कर लेते हैं, जहां आर्बिट्रेशन में कार्यवाही टालने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट अपना फैसला कल सुनाएगा। और फ्यूचर ग्रुप ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी देकर सिंगापुर में चल रही आर्बिट्रेशन की कार्रवाई पर फिलहाल जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी दिखा रहा है, जबकि उसकी लीगल टीम के अधिकतर जो वकील हैं वो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। फ्यूचर ग्रुप का कहना है कि सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फ्यूचर कूपन और अमेजॉन के बीच हिस्सेदारी खरीदने के सौदे को गलत ठहरा चुका है। सीसीआई ने अमेजॉन को जानकारी छुपाने का दोषी भी पाया था और ये विवाद फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस रिटेल के बीच डील के बाद खड़ा हुआ है। अमेजॉन ने इस डील पर आपत्ति भी जताई थी और क्योंकि अमेजॉन फ्यूचर ग्रुप की प्रमोटर कंपनी फ्यूचर कूपन में 49% हिस्सेदारी खरीद चुका था, इस नाते अमेजॉन की भी फ्यूचर रिटेल में 4% से ज्यादा की हिस्सेदारी थी। इसी के साथ स्वदेश आर में आज के लिए इतना ही। मुझे इजाजत दें। तमाम खबरों की अपडेट के लिए बने रहें टी9 स्वदेश पर ही। नमस्कार।